हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो बच्चों, आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज का वीडियो हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहला यूनिट ठोस अवस्था पूरा पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 42। ये पहली यूनिट का 42वां वीडियो है और इससे पहले 41 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और बेटे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटे ठोस अवस्था के एनसीईआरटी के सभी आंकिक प्रश्न। जो हमारा पहला यूनिट है ठोस अवस्था, उसमें एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। और बेटे इसमें सबसे पहले हम बता दें कि जितने भी उदाहरण आंकिक वाले हैं सारे डिस्कस करेंगे और पाठ्य निहित प्रश्न में जहां जहां न्यूमेरिकल्स हैं वे सारे डिस्कस करेंगे। और जो आपकी अभ्यास है एनसीईआरटी की, उसे भी हम उसमें भी जितने न्यूमेरिकल्स हैं सारे बेटे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपकी केमिस्ट्री के सारी प्रॉब्लम्स को मैं उड़ा दूंगा सर पर, और बच्चे इस गरीब आदमी को कहते हैं कमल सर। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो बेटे, एनसीईआरटी बुक का पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 1.1, मतलब पहले पार्ट का पहला उदाहरण। इन्होंने कहा एक यौगिक दो तत्वों एक्स और वाई से निर्मित है। ठीक है, दो तत्व हैं एक्स और वाई। वाई तत्व के परमाणु ऋण आयन से सीसीपी बनता है। तो बेटे जो वाई है, वाई वो ऋण आयन है और क्या बना रहा है वो? सीसीपी यानी कि क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग संरचना बना रहा है वाई। इन्होंने कहा कि वाई तत्व के परमाणुओं यानी ऋणायनों से सीसीपी बनता है और एक्स तत्व के परमाणु यानी धनायन सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। एक्स जो है बेटे वो कहाँ है? वो है अष्टफलकीय रिक्तियों में। ठीक है बच्चों, अष्टफलकीय रिक्तियों में। अब ध्यान से समझेंगे फिर क्या कह रही है। इन्होंने कहा यौगिक का सूत्र क्या है? ये हमारे से पूछ रहे बेटे कि उस यौगिक का सूत्र क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा। देखो, इन्होंने कहा कि वाई से तो बन रही संरचना, क्रिस्टल की संरचना किससे बन रही बेटे? वाई से। जब वाई से क्रिस्टल की संरचना बन रही है तो मैं मान रहा हूं कि वाई के कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या है n। ठीक है, परमाणुओं की संख्या कितनी है? n। और x कहा इन्होंने कि अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। तो यदि आपके पास n गोले हैं तो बेटे अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी तो n ही होती है। ये बात तो मैंने आपको पढ़ाई थी। तो अष्टफलकीय रिक्तियों में है तो x भी कितने होंगे? n होंगे। सूत्र हमें बताना है, तो सूत्र बताने के लिए आप एक काम करो, x अनुपात y निकाल लो। x बताओ कितने हैं? x के परमाणु हैं n या x के धनायन हैं n, अनुपात y के कितने हैं बेटे? y के भी n हैं, तो ये कट जाएगा एक बार। तो हमारे पास आया x अनुपात y बराबर 1:1। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ इसलिए अणु सूत्र क्या होगा? अणु सूत्र होगा बेटे, x के नीचे भी आप 1 लिखोगे क्योंकि x की हिस्सेदारी 1 की है, और y के नीचे 1 लिखोगे, या फिर आप इसे लिख सकते हो एक्स वाई। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, चलो दूसरा क्वेश्चन देख रहे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो हर एक क्वेश्चन के बाद। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे उदाहरण नंबर 1.2, इसमें लिखा हुआ है तत्व बी के परमाणुओं से एचसीपी जालक बनता है। तो मैं लिख रहा कि बी के परमाणुओं से तो बन रहा एचसीपी जालक यानी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, यानी क्रिस्टल बन रहा है इससे। तो मैं इसके परमाणु तो कहूंगा एन है। एचसीपी जालक बनता है और तत्व ए के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। जो ए के परमाणु हैं वे बेटे जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों के कितने हिस्से को भरते हैं? 2/3 को। और आपको पता है
कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या तो गोलों की संख्या की दुगनी होती है, और गुणा करके लिखूंगा मैं कितने हिस्से को भर रहे हैं, 2/3। तो क्या हो गया बताओ, 2 दूनी 4/3 n। तो हमारे पास ए पता चल गया इतना है, बी पता चल गया इतना है। आप बताओ ए अनुपात बी बता दोगे क्या कितना होगा। ए तो है हमारे पास 4/3 n अनुपात बी कितना है n। तो n से n कट गया, यहाँ 1 यहाँ 1। तो बेटे ए अनुपात बी कितना हुआ बताओ, ये हुआ 4, 3 को तो यहाँ ले जाऊं, 4/3। ठीक है बच्चों। तो इसलिए अणु सूत्र क्या हो जाएगा बेटे, बताओ अणु सूत्र क्या हो जाएगा। अणु सूत्र हो जाएगा ए के नीचे तो हम लिखेंगे 4 और बी के नीचे हम लिखेंगे 3। ये आंसर है आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है बच्चों, चलो बेटे अब देखते हैं हम उदाहरण नंबर 1.3। 1.3 में कहा एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतः केंद्रित घन यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। कैसी है बेटे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जब मैंने पढ़ाया था तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बेटे, 2 होती है, क्योंकि 8 तो पार्टिकल्स हैं उसके कोने में, और जो कोने में पार्टिकल्स हैं उनकी हिस्सेदारी होती है 1/8 की, और एक पार्टिकल है उसके बॉडी के सेंटर में, उसकी हिस्सेदारी होती है 1/1 की। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कोष्ठिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। तो कोर की लंबाई ए दे रखी इन्होंने 288 पिकोमीटर। आप एक काम करो, इसे सेंटीमीटर में बदल लो, 288 गुना 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में हमने बदल लिया। फिर क्या कहा इन्होंने, तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व डी दे रखा इन्होंने 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। फिर क्या कह रहे बेटे, ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। द्रव्यमान दे रखा इन्होंने 208 ग्राम, और ये पूछ रहे बेटे परमाणुओं की संख्या कि 208 ग्राम में टोटल परमाणु कितने होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को आप देख देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सीधा हिट मारोगे जिस तरह मैं बता रहा आपको। यदि आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो आप फार्मूला लगाओगे mz/da³। इस फार्मूले को अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर लो और सिक्योरिटी कोड लगा दो जिससे वो वहां से कभी भी उड़ ना सके। mz/da³। m बताओ कितना है, m है बेटे 208, और बेटे z कितना होता है बीसीसी के लिए 2, और घनत्व कितना दे रखा बेटे 7.2 इंटू a कितना है 288 गुणा 10⁻⁻10 का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे बेटे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 288 गुणा 10⁻⁻10 का क्यूब निकालना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो कि 208 गुणा 2/7.2 गुणा 288 का जब आप क्यूब निकाल लोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.39, और 10 की घात का भी आप वैसे करोगे 30 होगा, पर दशमलव जब इधर सरका के लाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻23। ठीक है बच्चों, ये इसका क्यूब निकलेगा। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको कहूं कि आप इस दशमलव को हटा लो और इस वाले दशमलव को भी आप हटा लो और ऊपर लिख दो 1000, क्योंकि 1 0 ये और 2 0 इसकी। अब आप 2 से तो आपका 72 तो कट जाएगा ना बेटे, 2 से 72 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा लगभग पूरा कटेगा तो 36 बार, 36 बार कट गया। अब 36 और 208 ये कट जाएंगे किससे, 4 से कट जाएंगे, 4 निम 36 और 4 पंजे 20
और 4 दूनी 8। अब हमारे पास 52 बचा और ये 1000 बचा। नीचे बचा बेटे 9 और 239, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर तो हो जाएगा 52,000 और बेटे नीचे हो जाएगा 2151। यहाँ लिख दूं इधर, ऊपर तो हो गया बेटे 52,000 और नीचे क्या हुआ, जब 9 9 81 मल्टीप्लाई तो कर लोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2151। और नीचे 10 की घात माइनस की 23 थी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 10 की घात प्लस की 23 हो जाएगी। जब आप इसे इससे काटोगे ना 52,000 को, तो ये आ जाएगा 24.16। यहाँ लिख रहा बस मैं 24.16 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। इतने परमाणु हमें प्राप्त होंगे, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप ले लिया, ठीक है। देखो बेटे, अब देखेंगे हम उदाहरण नंबर 1.4। ठीक है, 1.4 में इन्होंने कहा एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर कोष्ठिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। इन्होंने दे रखी बेटे हमें कोर की लंबाई ए, इन्होंने दे रखी ए, तो हम कोर की लंबाई बता रहे। ए कितनी दे रखी बेटे, 3.608 गुणा 10 की घात कितनी दे रखी बेटे, -8 और सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना आप। फिर इन्होंने कहा कि एफसीसी एकक कोष्ठिका में है ये बना हुआ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जेड बताओ कितना होता है, पढ़ाया था मैंने। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें होते हैं 4। ध्यान रखेंगे इस बात को, यदि आपने सारे यूनिट्स जो पूरा है पढ़ रखा है ढंग से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, 4। उसके बाद इन्होंने कहा एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ज्ञात किया गया। दूसरे प्रैक्टिकल में घनत्व निकाला गया, कितना निकाला गया बेटे, 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या कह रहे, तांबे के परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इन्होंने बेटे तांबे का हमारे से परमाणु भार पूछा है, और आवोगाद्रो संख्या तो आपके याद ही है सबके, कितनी होती है बेटे, 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसकी जरूरत पड़ती है ना, तो इन्होंने हमारे से पूछा है m। अब आप फार्मूला लगा दोगे घनत्व वाला जो मैंने आपको सिखाया था, D = ZM अपॉन A³ इंटू NA। ये फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा है बेटे बहुत अच्छे ढंग से। इसमें से यूं बताओ क्या निकालना है हमें, m। तो यदि m का फार्मूला निकालोगे तो इन तीनों की गुणा और बटे में z, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, DA³ NA, ये तो तीनों जाएंगे ऊपर और बटे में क्या आएगा, z। अब वैल्यू पुट करनी है, d की जगह बताओ क्या लिखूं मैं, d दे रखा है, ये है d 8.92। a कितना है बेटे, ए है 3.608 गुणा 10 की घात -8 का क्यूब। NA आवोगाद्रो संख्या याद है, 6.022 गुणा 10 की घात 23 अपॉन Z कितना है बेटे, Z हमने अभी बताया था कि एफसीसी के लिए कितना होता है, 4। ये सॉल्व करना हमें। वैसे तो आप कैलकुलेशन कर लोगे, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 4 से तो आप इसे काट सकते हो। कितनी बार कटेगा बेटे, 4 दूनी 8, 2.23 बार ये कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी बात ध्यान रखनी है, यहां लिख रहा मैं, ये लिख दिया मैंने 2.23 इंटू 3.608 गुणा 10 की घात -8 का जब क्यूब निकाल लोगे तो ये आ जाएगा, निकाल के देख लेना आप, 46.97 गुणा 10 की घात -24, 46.97
गुणा 10 की घात माइनस 24 आ जाएगा जब आप गुणा करके इसे निकाल लोगे। और आगे क्या है आपके पास, अवोगाद्रो संख्या है। आगे है आपके पास 6.022 गुणा 10 की घात 23 अपॉन 4 तो हमने कैंसिल कर ही दिया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों की तो करनी है गुणा, और 10 की घात माइनस के 24 है प्लस की 23 है तो माइनस की 1 बचेगी ना बेटे। इन तीनों की गुणा करोगे, 10 की घात तो आपको पता है -1 आ जाएगी, और जब इन तीनों की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 630.76, 630.76, और -1 की वजह से दशमलव यहाँ ले जाओ, ये आ जाएगा 63.076। इतना आंसर आया, इसका परमाणु भार इतना आया। इसका मात्रक लिख सकते हो ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पे चल रहे थे। ले लिया? ठीक है बच्चों, देखो बेटे अब देखेंगे हम उदाहरण नंबर 1.5। इसमें दिया है सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। तो बेटे एक चीज ध्यान रखनी है, सीसीपी या फिर एफसीसी कुछ भी कह दो, दोनों का एक ही मतलब है। और इसके लिए जेड कितना होता है, एफसीसी के लिए 4। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बनाता है, जितनी भी धातुएं होती हैं सीसीपी में होती हैं, और सीसीपी और एफसीसी एक चीज है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। ए दे रखा है इन्होंने 408.6 पिकोमीटर, और आपको पता है कि पिकोमीटर को आप बदल लोगे सेंटीमीटर में। 408.6 गुणा 10 की घात कितनी लिखोगे, -10 सेंटीमीटर। ये हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर क्या कहा इन्होंने, सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। डी हमारे से पूछ रहे, डी कह दो या रोह कह दो, एक ही बात है। फिर क्या कहा इन्होंने, परमाणविक द्रव्यमान दे रखा है 107.9। सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी एटॉमिक वेट दे दिया 107.9 दे दिया बेटे। ठीक है, और फिर क्या कहा इन्होंने, बस अब कुछ नहीं कहा। और एवोगैड्रो संख्या या अवोगाद्रो संख्या आपको याद है 6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है बच्चों, इन्होंने पूछा हमारे से डी, तो डी का फार्मूला लगा दो। डी का फार्मूला मैंने आपको बताया था ZM/A³ × Na। यही तो सिखाया था बेटे, ZM/A³ × Na। इस फार्मूले में बेटे आप वैल्यू पुट कर दो। D = Z, Z बताओ कितना है, Z ये बताया था 4 है। M मॉलिक्यूलर वेट दिया इन्होंने हमें 107.9 अपॉन A³ A कितना दिया 408.6 गुणा 10 की घात -10 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, और अवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। यहाँ करेंगे फिर क्वेश्चन आगे। ये तो आप इसका क्यूब करना पड़ेगा ना बेटे, 4 गुणा 107.9 तो ज्यों का तू लिख दिया मैंने। 408.6 गुणा 10 की घात -10 का जब क्यूब करोगे, इसका जब क्यूब करोगे ना, इसका 408.6 का, तो इसका क्यूब आएगा 6.82 गुणा 10 की घात 7। 6.82 गुणा 10 की घात 7, तो ये आ गया। और ये हो गया बेटे 10 या 30, ये होगी 10 की घात -30। और आगे क्या है, आगे है 6.022 गुणा 10 की घात कितनी होती है 23। तो ध्यान से देखियो, ये कितनी घात होगी 23 और 7 30, और ये -30 है, तो ये तो सारी कैंसिल हो जाएंगी घात से। ऊपर आपके पास क्या बचेगा, ऊपर तो आपके पास बचेगा 4 गुणा 107.9। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा आपके पास 6.82 की मल्टीप्लाई करनी है 6.022 में। तो ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे 431.6 आ जाएगा इन दोनों की, 431.6 तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई। इसकी और उसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 41.1। 41.1, तो इन्हें तो भाग कर लोगे आप, ये आ जाएगा 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5 लिख दो या 50 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो चलो जल्दी से।
ले लिया बच्चों? ठीक है, देखो बेटे, उदाहरण है, उदाहरण क्या इस बार है, पाठ्य निहित 1.15। ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। ठीक है, जो संरचना है, संरचना इन्होंने दी हमें कैसी, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, जिसे आप कहते हो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, एचसीपी। फिर क्या कह रहे बेटे, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है? इन्होंने बेटे हमें परमाणु दिए, परमाणु जो क्रिस्टल का निर्माण कर रही, परमाणु को मैं एन कहूंगा, कितने दिए, 0.5 मोल। तो मुझे एक बात बताओ आप कि इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 0.5 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। अब सही संख्या आ गई ना परमाणुओं की, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 3.011। 3.011 गुणा 10⁻23 परमाणु हैं टोटल, जो क्रिस्टल का निर्माण करते हैं नॉर्मली, किस अरेंजमेंट में, एचसीपी में। एन की वैल्यू आई, जरूरत पड़ेगी। अब क्या कह रही है, ये कह रहे उसमें, उनमें से नहीं, 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहे हमारे से बेटे। कुल रिक्तियां बतानी इन्हें, कुल रिक्तियां। एक तो पूछ रहे कि हमें बता दो आप कुल रिक्तियां कितनी होंगी, और फिर क्या पूछ रहे, उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय। फिर पूछ रहे बेटे चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी। ठीक है, तो करें क्वेश्चन। बेटे सबसे पहला काम एक करो ना कि आप अष्टफलकीय रिक्तियां निकाल दो। अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं n, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये लिखी हुई 3.011 गुणा 10⁻23। ये आ गई अष्टफलकीय रिक्तियां। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, पर हमें इसकी जरूरत, इन्होंने तो पूछा नहीं था, पर हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। नंबर 2, अब निकाल लो आप चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां आपको सिखाई थी, कितनी होती है, 2n। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है बेटे, 2n। तो ये हो जाएगा 2, तो ये लिखा हुआ, n है 3.011 गुणा 10⁻23, तो हो जाएगा 6.011 गुणा 10⁻23। एक आंसर ये आ गया। इन्होंने हमारे से चतुष्फलकीय रिक्तियां पूछी थी ना, अष्टफलकीय तो हमने निकाल ली, क्योंकि हमें कुल रिक्तियां भी तो निकालनी है। तो यदि आप निकालना चाहते हो, नंबर 3 पे लिख रहा मैं, कुल रिक्तियां यदि आपको निकालनी है तो बेटे कुल रिक्तियां कैसे निकलेंगी, आप अष्टफलकीय रिक्तियां प्लस चतुष्फलकीय रिक्तियां, इन दोनों को जोड़ लो। अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी थी, n, और चतुष्फलकीय कितनी होती हैं, 2n। तो कितना हो जाएगा, 3n। कितना हो जाएगा, 3n, और n की वैल्यू आपके पास है ये रही 3.011। 3.011 गुणा 10 की घात कितनी दे रखी है इन्होंने, 23। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कर लोगे ना 3 से मल्टीप्लाई, 9.3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 गुणा 10 की घात 23। टोटल रिक्तियां इतनी हैं। ये निकल गई अष्टफलकीय, ये निकल गई चतुष्फलकीय, ये निकल गई कुल रिक्तियां। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। ले लिया? ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम पाठ्य निहित का 16वां क्वेश्चन। पाठ्य निहित का 16वें क्वेश्चन में कहा एक यौगिक दो तत्वों M और N से बना है, तत्व N CCP संरचना बनाता है। तो बेटे N तो बना रहा है कैसी संरचना, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो मैं इसकी संख्या परमाणुओं की मान के चलूंगा n। जिससे भी संरचना या क्रिस्टल बनता हो उसे आप स्मॉल n मान लिया करो, उसके परमाणुओं की संख्या हो। ठीक है बच्चों, और m के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। तो बेटे m में कहा इन्होंने, जो m के परमाणु हैं वे चतुष्फलकीय रिक्तियों के कितने भाग को, 1/3 भाग को घेर रहे। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 2n, और 1/3 को घेर रहे। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, 2/3n, यही तो लिखूंगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा बेटे, यौगिक का सूत्र क्या है।
यौगिक का सूत्र बताना हमें। तो बेटे आपको पता है, हम निकाल लेंगे m अनुपात n। m कितना है? m है 2/3 n अनुपात n कितना है? n। ये कट गया एक बार, कितना आया बेटे? 2 को तो मैं यहीं रख रहा, 3 को मैं ले जा रहा, 3 एकम 3, 2/3 आया। इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा बेटे? m के नीचे तो लिखूंगा 2 और n के नीचे लिखूंगा 3। ये आ गया आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक है। देखो बेटे, पाठ्य निहित का 18वां क्वेश्चन। पाठ्य निहित के 18वें क्वेश्चन में कहा एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 गुणा 10⁻²। मोलर द्रव्यमान दे रखा बेटे, कितना दे रखा? 2.7 गुणा 10⁻²। और मात्रक ध्यान से देखना है, मात्रक दे रखा है इन्होंने किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, इन्होंने ग्राम में नहीं दिया है। फिर इन्होंने कहा यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। ए दे रखा है 405 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर को यहाँ सेंटीमीटर में बिल्कुल नहीं बदलना है, क्योंकि इन्होंने यूज किया है MKS पद्धति, CGS नहीं यूज किया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि किलोग्राम में है ना, यदि यहाँ ग्राम होता तो मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता। मैं इसे कन्वर्ट करूंगा बेटे मीटर में, तो 10⁻405 है ना, 10⁻−10 से ना गुणा करके -12 से गुणा करूंगा। अब ये आ गया मीटर में, क्योंकि पूरा क्वेश्चन घूम रहा है MKS पद्धति पे। फिर इन्होंने कहा बेटे यदि उसका घनत्व 2.7 गुणा 10⁻3 डी दे रखा है इन्होंने, 2.7 गुणा 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। देखो MKS में ही तो है क्वेश्चन, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति बताओ। तो हमें जो है बेटे एकक कोष्ठिका की प्रकृति बतानी है कि कौन सी है। एकक कोष्ठिकाएं मैंने 4 प्रकार की बताई थी, उनमें से कौन सी है एकक कोष्ठिका की प्रकृति। तो प्रकृति बताने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप Z निकाल लो कि कितने पार्टिकल्स हैं उसमें, और यदि आपने Z निकाल लिया तो प्रकृति अपने आप निकल जाएगी। और Z निकालने के लिए आप फार्मूला लगाओगे D इज इक्वल टू क्या लगाओगे? Zm/A³ ये फार्मूला तो याद है आपके। और यहां से आप Z को ले जाओ, Z निकालना तो इन तीनों की गुणा और बटे में m। Z इज इक्वल टू DA³ और बटे में क्या चला जाएगा बेटे? m। तो हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी। D बताओ देख के कितना है? D है 2.7 गुणा 10⁻3, ये लिख दिया 2.7 गुणा 10⁻3 इंटू, उसके बाद A कितना है बेटे? A है 405 गुणा 10⁻12 का क्यूब करना पड़ेगा ना, A³ है। अवोगाद्रो संख्या आपके याद ही है सबके, 6.022 गुणा 10⁻23 अपॉन m बताओ कितना है? m दे रखा है इन्होंने 2.7 गुणा 10⁻−2। ठीक है, ये तो इससे कट ही गया। एक समस्या तो ये खत्म हुई हमारी। अब ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। ये हमारे पास कितना है? 10⁻3, ये लिख दिया 10⁻3 गुणा, उसके बाद हमारे पास आया 405 गुणा 10⁻−12 का क्यूब। तो 405 का क्यूब करोगे ना तो ये आ जाएगा, 405 का क्यूब करोगे तो 66। ध्यान से देखिए जरा, हम किसका क्यूब कर रहे हैं बेटे? 405 का क्यूब करोगे तो इतना आएगा। और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 10⁻−36 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 बटे में क्या है? 10⁻−2, ऊपर ले जाऊं इसे भी, 10⁻+2 हो जाएगी। अब यहाँ लिख लूंगा मैं। आपको क्या करना है कि इस डेसिमल जो बाद में है इसे उठा के यहाँ लेके आओगे आप। ठीक है, जब यहाँ लेके आओगे ये क्या हो जाएगा? 6.64 गुणा
10 की घात मैं थोड़ा दूर लिख दूं, यहाँ लिख रहा, 10 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7 गुणा, ये क्या है बताओ, ये क्या है, 10 की घात 3, ये लिख ली, छोड़ दी थी ना इसलिए मैंने पहले इसे लिखा दशमलव को, 10 की घात 3 लिख ली, इसमें जो घात आई वो भी लिख ली, और ये कितनी है, इन्हें मैं बाद में लिखूंगा, पहले प्लस वाली लिख लो, 10 की घात 23 और 10 की घात 2, सारी प्लस वाली घात लिख ली हमने। माइनस वाली घात लो यहाँ लिख रहा, 10 की घात -36। अब रही ये वाली दशमलव संख्या यहाँ आ गई, और इस दशमलव वाली संख्या को यहाँ लिख रहा मैं 6.022। तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी और इन सारी घातों का इलाज करना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 6.64 गुण और 6.022 की, तो ये आ जाएगा 39.99। ये आ जाएगा बेटे 39, थोड़ा नीचे लिख दूं, ये आ जाएगा 39.99। और 10 की घात प्लस वाली जब गिनोगे कितनी है, ये 7 3 23 2, 7 3 23 और 2 हैं, ये हो जाएंगे कुल मिला के 35, प्लस की तो होगी 35, और बेटे माइनस की घात कितनी है 36, तो ये हो जाएगा 39.99 गुणा 10 की घात -1 बचेगा ना, और आपको पता है कि जब माइनस की घात है यहाँ आएगा, ये आ जाएगा 3.999। ये किसकी वैल्यू आ रही, जेड की, जिसे आप लिख सकते हो लगभग बराबर 4। अब यूं बताओ कौन सी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते हैं, आप बताओगे जी, होते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, फलक केंद्रित में। तो इसलिए हमारा जो यूनिट सेल होगा उसकी प्रकृति हमें पता चल गई, वो है एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फलक केंद्रित घनीय। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा ले लिया, ठीक है। देखो बेटे, अभ्यास का 10वां क्वेश्चन, अभ्यास के 10वें क्वेश्चन में कहा, निम्नलिखित के लिए धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। नंबर 1 सरल घनीय, नंबर 2 अंतः केंद्रित घनीय, और नंबर 3 फलक केंद्रित घनीय। तो इनके लिए संकुलन क्षमता के पूरे डेरिवेशन मैंने करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और यदि प्लेलिस्ट में ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, सरल घनीय एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता बाय केएमडी सहारनपुर, सर्च करोगे गूगल पे तो आपको एकदम वीडियो मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इसी तरह दूसरा अंतः केंद्रित घनीय के लिए भी और फलक केंद्रित के लिए भी, तीनों वीडियो आपको गूगल पे ही मिल जाएंगे यदि यूट्यूब पे सर्च करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपके याद रहे कि गूगल पे कैसे सर्च करना है। ले लिया बच्चों, ठीक है। देखो बेटे, अभ्यास का 11वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। 11वां क्वेश्चन अभ्यास में दे रखा है, चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है। तो एफसीसी आपको पता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जेड का मान कितना होता है बताओ, जेड का मान होता है 4। ठीक है, यह बात पता है। चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई 4.07 गुणा 10 की घात -8, ए दे रखा बेटे 4.07 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर में ही दे दिया, जो पिकोमीटर में देखते तो उसे सेंटीमीटर में बदलना पड़ता हमें, तथा घनत्व है 10.5, डी दे रखा है इन्होंने 10.5, और भी दे रखा कुछ 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान बताओ। एम पूछा बेटे परमाणु भार, और आवोगाद्रो संख्या तो आपको पता ही है कितनी होती है, आवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो आपको एम निकालने के लिए फार्मूला वो घनत्व वाला लगाना पड़ेगा, D = ZM/A³ × NA। यह फार्मूला आपको याद है, एम निकालना है तो एम का फार्मूला कैसे बनेगा, इसकी गुणा DA³ NA में क्या लिखूंगा बेटे, Z। अब वैल्यू पुट करनी है, M =
डी बताओ कितना दे रखा, डी दे रखा है 10.5 इंटू ए क्यूब, ए कितना दे रखा है 4.07 गुणा 10 की घात -8 का क्यूब। एन ए आवोगाद्रो संख्या आपको पता है 6.022 गुणा 10 की घात 23 अपॉन जेड कितना है बेटे, जेड होता है 4 एफसीसी के लिए। ठीक है, तो इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले तो आप एक काम कर लेना, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से ये भी कट जाएगा। कितनी बार कटेगा 5.25 बार। तो ये तो हो गया बेटे 5.25। इसका हमें 4.07 का हमें करना पड़ेगा क्यूब, ये आ जाएगा 67.4। आप गुणा करके देख लेना। और ये 8 तिया 24, 10 की घात -24 गुणा 3.011 गुणा 10 की घात 23 अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं है। अब ये जो संख्याएं आपके सामने आई, इन संख्याओं को अलग लिख लो, दशमलव वाली 5.25 और 67.4 और ये भी तो है 3.011 और घात लिख लो अलग। घात तो बस ये कितनी हो जाएंगी 10 की घात -1 क्योंकि माइनस की 24 है और प्लस की कितनी है बेटे 23। तो इन तीनों की हमें गुणा करनी है। जब इनकी गुणा करोगे तो 1065.44 आ जाएगा। 1065.44 गुणा 10 की घात -1, -1 है तो दशमलव को यहाँ ले जाओगे आप, ये आ जाएगा 106.544। इतना हमारे पास आया। इसका क्या आया बेटे, इसका परमाणु भार। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो ग्राम प्रति मोल लगभग। यह आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे फिर। ले लिया, ठीक है। अभ्यास का 12वां क्वेश्चन है बेटे, देखिए जरा 12वां क्वेश्चन क्या है। एक घनीय ठोस दो तत्वों P एवं Q से बना है। घन के कोने पर Q परमाणु, कोने पर तो Q है, हमने कहा कि Q परमाणु कहाँ है कोने पर, और कोने पर कितने होते हैं 8 और हिस्सेदारी होती है 1/8 की, तो 1 हो गया ये। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। P कहाँ है बेटे, अंतः केंद्र पर, यानी कि बॉडी के सेंटर पर। और आपको पता है कि बॉडी के सेंटर पर 1 परमाणु होता है और उसकी हिस्सेदारी होती है 1/1 की, तो ये भी 1 हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, इस यौगिक का सूत्र क्या है। एक तो इन्होंने पूछा हमारे से सूत्र बताओ यौगिक का, सूत्र माने अणु सूत्र कह दो आप। और क्या पूछ रहे, P एवं Q की उप सह संयोजन संख्या। P व Q की उप सह संयोजन, उप सह संयोजन संख्या भी बतानी बेटे कितनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मुझे एक बात बताओ आप, यदि मैं कह दूं कि P अनुपात Q बता दो आप कितना है, तो P का वैल्यू कितना आया 1 और Q का भी कितना आया 1। तो इसलिए बेटे अणु सूत्र क्या हो जाएगा बताओ, अणु सूत्र हो जाएगा P1Q1, या फिर आप इसे लिख सकते हो PQ। एक तो आंसर ये आ गया। और अब मुझे एक बात बताओ कि यदि कोई यूनिट सेल है और उसके 8 कोनों पे कोई पार्टिकल रखा हुआ और एक पार्टिकल रखा हुआ है बॉडी के सेंटर पे, तो बॉडी के सेंटर पे जो पार्टिकल रखा हुआ है वो कोनों पे रखे हुए 8 पार्टिकल्स को टच करेगा या नहीं। तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। इसलिए मैं कहूंगा P व Q का उप सह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना होगा बेटे 8 होगा, क्योंकि BCC है वो संरचना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया, ठीक है। देखो बेटे अभ्यास का हमें देखना है 13वां क्वेश्चन। 13वां देखो क्या है। 13वां क्वेश्चन है, नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है। अंतः केंद्रित घनीय संरचना माने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक।
और इसके लिए जेड का वैल्यू कितना होता है 2। आपको पता है कि बॉडी सेंटर्ड के लिए जेड परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 2। अब क्या कहा इन्होंने, यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, घनत्व दे रखा डी 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, फिर क्या कह रहे बेटे, हो तो इसके परमाणविक द्रव्यमान 93 U का प्रयोग करते हुए, M दे रखा इन्होंने 93 यूनिट, प्रयोग करते हुए क्या करें बेटे, प्रयोग करते हुए परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। R पूछ रहे बेटे हैं, R हमारे से, तो हमें बेटे क्या करना पड़ेगा, R तो सीधा निकलने का नहीं है, आप पहले एक काम करो, आप पहले यूनिट सेल की भुजा ए निकाल लो और फिर ए से निकाल लेंगे हम आर। और ए निकालने का तरीका है वही फार्मूला, D इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, इस फार्मूले को लगाएंगे हम। ए निकालना ना, इसे मैं यहां ले जा रहा हूं, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, जेड एम अपॉन डी एन ए। ठीक है, ये बायोलॉजी वाला डीएनए बिल्कुल नहीं है, ये है ए क्यूब इज इक्वल टू जेड बताओ कितना है 2, एम कितना है 93, और डेंसिटी कितनी दे रखी बेटे 8.55, और एन ए एवोगाड्रो संख्या याद है 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो ना, 2 से तो इसे काट दो, ये हो जाएगा 3.011, और 93 और 855 को देखना किससे कटेगा बेटे, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 के बाद कितने बचे बेटे, अब बचे हमारे पास 25, तो 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, दशमलव लगेगा यहाँ, तो ऊपर तो बचा हमारे पास 31 और नीचे बचा 2.85, यहाँ लिख दू, इधर यहाँ लिख रहा हूँ बेटे, ऊपर तो बचा हमारे पास 31 और नीचे हमारे पास बचा 2.85 और 3.011 और गुणा 10 की घात कितनी है 23। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये ए क्यूब है ना, ए क्यूब, अब आप क्या करोगे बेटे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2.85 और 3.011 का, ये आ जाएगा 8.85, ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 31 बटे 8.85, इसे ऊपर ले जाऊं 10 की घात -23। फिर हमें करना है 31 को 8.85 से डिवाइड, ये आ जाएगा 3.613, डिवाइड करके देख लेना, ये आ जाएगा 3.613 गुणा 10 की घात -23। एक काम करो, इसे यहाँ लेके आओ, इससे पता क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा 36.13 गुणा 10 की घात माइनस कितनी हो जाएगी 24, माइनस की 24 हो जाएगी ना। अब हमें निकालना है इस सारे का घनमूल, 36.13 गुणा 10 की घात -24 का, तो ए बराबर आ जाएगा 36.13 का घनमूल आएगा, ये घनमूल यहाँ ही लिख दूं 3.31, तो इसका आ जाएगा, और 10 की घात माइनस की 24 है, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 10 की घात -8, इतना आया, इतना सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए निकल गया, पर इन्होंने ए तो पूछा ही नहीं था हमारे से, इन्होंने पूछा था आर। बेटे बीसीसी के लिए यदि आप आर का फार्मूला बताओ तो आर इज इक्वल टू a√3/4 होता है, ये चीज मैंने सिखा रखी है आपको, निकाल के भी दिखा रखा है संबंध। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका के लिए आर और ए में संबंध होता है, आर इज इक्वल टू a√3/4। अब हमें आर निकालना ना, आर इज इक्वल टू ए हमारे पास ये है 3.31 गुणा 10 की घात -8, √3 की वैल्यू 1.732 अभी रख दो, और बटे में रख दो 4। तो अब बताओ, इसे इन दोनों की गुणा करके 4 से भाग कर दोगे कैसे, तो आप इस चीज को कर लेना, मैं आंसर बता रहा,
ये 1.43 गुणा 10 की घात कितनी आएगी, 10 की घात -8, ये आ जाएगा। और इतनी इसके एक परमाणु की त्रिज्या है नियोबियम के। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बच्चों, देखो बेटे अभ्यास का 14वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। इन्होंने हमें कहा यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल आर हो तो स्मॉल आर एवं कैपिटल आर में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, करें इसे। देखो मान लो हमारे पास जो कण है उस कण की त्रिज्या, तो इन्होंने कहा कि उस कण की त्रिज्या तो है कैपिटल आर, और कण के अंदर जो रिक्ति है वो रिक्ति भी तो लगभग ऐसी होगी ना, एक छोटे से कण जैसी। उसकी त्रिज्या इन्होंने कहा कि स्मॉल आर है, तो उनमें संबंध बताना। तो इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, आप इसे मिला दो यहां से, इसे यहां से मिला दो और इसे यहां से मिला दो, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। और बेटे इस छोटी सी रिक्ति की त्रिज्या मैंने लिखी स्मॉल आर, छोटी रिक्ति की त्रिज्या यहां से यहां तक है, सिर्फ इतनी त्रिज्या है। और कण की, इसकी बड़े कण की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल आर है, और यहां से यहां तक भी क्या है, कैपिटल आर, और यहां से यहां तक भी क्या है बेटे, कैपिटल आर। तो यदि आप इस त्रिभुज की बात करो, ये तो एक समकोण त्रिभुज है, और आपको पता कि समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर किसके होता है, कर्ण के वर्ग के। पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखो चलो, ये है आर प्लस आर, ये लंब मान लो या आप इसे आधार मान लो, और ये भी क्या है आर प्लस आर, और ये पूरा क्या हो जाएगा 2r। देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एक तो r प्लस आर का होल स्क्वायर ये है, एक ये है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटे, 2 इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दूं 2r का होल स्क्वायर। बताओ लिख सकता हूँ क्या ऐसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब ये हो जाएगा 2 इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और आर स्क्वायर, और 2 से आप इसे काट दोगे, 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारे पास आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें बताओ। अब आप एक काम करो, वर्गमूल कर दो, दोनों ओर का वर्गमूल करने पर, ऐसे ही तो लिखते हो आप, दोनों तरफ का या दोनों ओर का वर्गमूल कर दो, तो ये हो गया r प्लस आर के होल स्क्वायर का भी अंडर रूट कर दिया हमने, और बेटे इधर का भी अंडर रूट कर दिया। तो इधर का अंडर रूट तो स्क्वायर खत्म कर देगा, तो ये तो आ जाएगा आपके पास, यहां लिख दूं इधर r प्लस आर, और बेटे अंडर रूट 2, 2 तो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलने का है, ये तो यहाँ मुझे रूट 2 लिखना पड़ेगा, पर r स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये लिखना पड़ेगा r। अब क्या करूं, r इज इक्वल टू रूट 2r और माइनस r। देखो प्लस का r उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का r हो जाएगा। और आप एक काम करो ना, आप कॉमन ले लो r, इधर ले लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बचेगा रूट 2, और यहाँ क्या बचेगा 1, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू रूट 2 की वैल्यू आपको याद है क्या होती है 1.414, याद है ना सबके, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1, और बाहर है बेटे r, r इज इक्वल टू क्या बचेगा 0.414 r। ये संबंध पेपर में निकालने के लिए बहुत ज्यादा आता है, ये ध्यान रखनी है आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करा रहा फिर ले लिया बेटे। ठीक है, देखो बेटे अभ्यास का 15वां क्वेश्चन। अभ्यास के 15वें क्वेश्चन में कहा कॉपर एफसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। कॉपर, भाई कॉपर क्या, सारी धातुएं अधिकतर एफसीसी में होती हैं, और एफसीसी के लिए जेड कितना होता है 4। फिर कहा इन्होंने जिसके कोर की लंबाई 3.61 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर है। ए दे रखा बेटे 3.61 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर, कोर की लंबाई एक यूनिट सैरी पे।
यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व, मापा गया घनत्व दे रखा है इन्होंने, मापा घनत्व, इससे हमें कुछ नहीं करना, कभी आप इससे कुछ कर दो। मापा घनत्व डी कितना नाप रखा है इन्होंने, देखें इन्होंने नाप रखा 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या कह रहे बेटे, में समानता है, मापा गया घनत्व इतना है और हमें कैलकुलेट करना है घनत्व, ये है हमारा टारगेट, हमें गणना करनी है घनत्व की, इन्होंने भले ही माप रखा हो। अब देखो मुझे एक बात ध्यान रखनी है आपको इस क्वेश्चन में, कॉपर का परमाणु भार ध्यान रखना है 63.5, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये लिख दिया हमने। और एवोगाड्रो संख्या आपको पता ही है कितनी होती है, 6.022 गुणा 10 की घात 23, यह है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो हमें निकालना है डी, फार्मूला लगा दो डी का, डी इज इक्वल टू ZM अपॉन ए क्यूब इंटू NA, यही तो है बेटे फार्मूला। Z की वैल्यू कितनी है 4, M कितना है 63.5, A कितना है बेटे, A है 3.61 गुणा 10 की घात -8 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूब, और NA एवोगाड्रो संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है बेटे, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 का और 63.5 का, यहां लिख रहा हूं मैं अगला, आगे ध्यान से देखियो, 4 का और 63.5 का जब मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 254, ये तो लिख दिया 254 अपॉन, अब हमारे पास है 3.61 गुणा 10 की घात -8 का क्या करना है क्यूब, तो 3.61 का आएगा लगभग 47 या 47.0, और 8 या 24, 10 की घात -24 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब बताओ क्या करोगे, अब आपको करना है बेटे, आपको पता है कि ऊपर तो आपके पास 254 है और नीचे 10 की घात कितनी बचेगी -1, क्योंकि -24 है प्लस की 23 है, 47 और 6.022 की मल्टीप्लाई करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 283.03 आ जाएगा, 283.03। ठीक है, और 283.03 को आप एक काम कर लो, ये यहाँ -1 है ना, इसे एक अंक सरका लो इधर, खत्म हो जाएगा इसका खेल, ये हो जाएगा 254 बटे, ये हो जाएगा 28.303, बस अब इसे भाग करनी है, जब इसे भाग करोगे 8.9752 के लगभग आ जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेट करा, और दिया गया मान कितना था, दिया गया घनत्व कितना था जो उन्होंने माप रखा था, ये है, कहाँ है वो 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ 8.9 तक तो ठीक ही है, लगभग समान है, तो हम कहेंगे इसलिए डी के मान लगभग क्या है, लगभग समान हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे थे, ले लिया, ठीक है। देखो बेटे, अभ्यास का 16वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और सोना नहीं है किसी को बिल्कुल भी। 16वें क्वेश्चन में कहा, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98, ये लिख दिया मैंने, Ni तो है 0.98 और ऑक्सीजन पूरा है 1.00 है। ठीक है, निकिल आयनों का कितना अंश Ni डबल पॉजिटिव और Ni ट्रिपल पॉजिटिव के रूप में विद्यमान है, यानी कि कितने परसेंट तो है आपका निकिल थर्ड और कितने परसेंट है निकिल सेकंड, ये पूछ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि बच्चों को बहुत खतरनाक लगता है क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बहुत अच्छी ट्रिक दे रहा, कोशिश कर रहा अपनी तरफ से कि हर एक क्वेश्चन को इजी बना दूं आपके लिए, जिससे आप एग्जाम में आराम से उसे अटेम्प्ट कर सको।
देखो यहाँ तो लिख रहा मैं निकिल थर्ड और यहाँ लिख रहा मैं निकिल सेकंड और यहाँ लिख रहा मैं ऑक्साइड। आपको पता है ऑक्साइड पे होता है -2 चार्ज। मान लो हमारे पास निकिल थर्ड के एक्स आयन आए और उन्होंने इन्हें हटा दिया, तो ये कितने बचेंगे? ये वैसे तो होने चाहिए थे 0.98, पर उसमें से एक्स तो हट गए। एक्स को किसने हटाया? निकिल थर्ड ने हटा दिया इनमें से एक्स को, तो निकिल सेकंड पूरे 0.98 ना रह के कितने रह जाएंगे? 0.98 माइनस एक्स, और ओ तो पूरा 1 है, तो यहाँ मैं 1 ही लिखूंगा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपके। और आपको पता है कि जो इस सूत्र निकिल ऑक्साइड में जो कुल धनावेश है, कुल धनावेश वो किसके बराबर होना चाहिए बेटे? वो होना चाहिए कुल ऋणावेश के बराबर। कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होना चाहिए, एक ये चीज ध्यान रखनी। और कुल धनावेश को देखोगे तो 3 तो धनावेश जो जिनका है वे कितने हैं? एक्स हैं। 3 धनावेश वाले कितने आयन हैं? एक्स, प्लस 2 धनावेश वाले कितने हैं? 0.98 माइनस एक्स इज इक्वल टू, बेटे ये कितना है? 2 धनावेश वाला, 2 धनावेश वाला कितना है? 1, इसका हिस्सा पूरा 1 है, तो ये तो हो गया 3x, और ये हो गया 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 8 16 का 6 हासिल को 1, 2 निम 18 1 19, 1.96 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 1 जा 2। 3x में से 2x घटाइए जरा, 1x बचेगा, और 2 माइनस 1.96, ये प्लस का 1.96 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे? माइनस का 1.96 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 0.04। ये x हो गया हमारे पास 0.04। x की वैल्यू संभाल लो जरा, यानी कि कितने आए थे? निकिल थर्ड का हिस्सा है 0.04। यदि आप परसेंटेज निकालना चाह रहे ना निकिल थर्ड की, तो निकिल थर्ड का हिस्सा कितना है? 0.04, और कितने में से है ये? 0.96 में से, 96 में से नहीं 98 में से, और परसेंटेज निकालनी तो 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे इसे, तो इस तरीके से आप इसे तो कैलकुलेट कर लोगे। ये आ जाएगा 4.01, 4.01%। एक तो आंसर ये आ गया, निकिल थर्ड तो इतना है। अब यदि परसेंटेज ऑफ निकिल सेकंड निकालनी ना आपको, तो अब आप इस फार्मूले को ना लगाओ, आप एक काम करो, निकिल सेकंड की यदि परसेंटेज निकालनी ना, तो आप 100 में से, परसेंटेज तो 100 में देखी जाती है ना, 100 में से इसे घटा दो 4.01 को, कितना आ जाएगा? 95.99, 95.99%। ये आ गया आंसर। बताओ सेकंड और थर्ड दोनों निकिल नहीं आगे क्या? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन कर रहे। ले लिया? ठीक है। देखो बेटे अभ्यास का 21वां क्वेश्चन देखो क्या है। 21वां क्वेश्चन है, सोना परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर, आर लिख दिया 0.144 नैनोमीटर, ठीक है, इतने नैनोमीटर है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत है। सारी धातुएं बेटे एफसीसी ही होती है। मैं बार बार आपको ये बात समझाता हूँ, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें धातु सारी एफसीसी हैं, ठीक है। तो एफसीसी में क्रिस्टलीकृत है। इसकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई बताओ। कोष्ठिका के कोर की लंबाई ए पूछी इन्होंने, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको मैंने एफसीसी के लिए फार्मूला सिखा रखा बेटे कि एफसीसी के लिए आर का फार्मूला होता है a√2/4, और हमें निकालना ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? आर गुणा 4/√2, यही तो होगा। तो आर बताओ कितना दे रखा है इन्होंने? 0.144, 4 से गुणा कर दी, और √2 नीचे है। आप हर का परिमेयकरण कर लो, √2 से ऊपर गुणा कर लो, √2 से नीचे कर लो, इन दोनों की गुणा 2 है, 2 दूनी 4, ये हो गया बेटे a इज इक्वल टू 0.144, तो ये हो गया, और बेटे 2 ये हो गया, और √2 की वैल्यू आपको बताइए 1.414। बस इन तीनों की गुणाई तो करनी है हमें। जब आप इनकी तीनों की गुणा करोगे ये आ जाएगा 0.4,
0.407 नैनोमीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिया बेटे? ठीक है, देखो बेटे, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 24वें क्वेश्चन में कहा है एल्यूमिनियम घनीय निबिड संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। तो घनीय निबिड संकुलित संरचना कह दो या फिर एफसीसी कह दो, एक ही बात है। जितने भी धातुएं हैं सब एफसीसी में हैं, चाहे आप उसे एफसीसी कहो या सीसीपी कहो, एक ही बात है। ठीक है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, एक ही बात है। फिर क्या कहा इन्होंने बेटे, इसका धात्विक अर्धव्यास है 125 पिकोमीटर। मैंने लिख दिया, अर्धव्यास माने त्रिज्या, 125 पिकोमीटर इसकी त्रिज्या है। फिर क्या कह रहे हैं बेटे, नंबर 1, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई बताओ। पहले में तो इन्होंने पूछा कि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई बता दो। नंबर 2, दो पार्ट है ना इसके। दूसरे में क्या पूछ रहे बेटे, दूसरे में पूछ रहे 1 घन सेंटीमीटर एल्यूमिनियम में कितने यूनिट सेल होंगे। 1 घन सेंटीमीटर एल्यूमिनियम में यूनिट सेल कितने होंगे ये बताओ। दो पार्ट हैं इसके, तो हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। पहले पहला करेंगे फिर दूसरा। आपको पता है कि एफसीसी के लिए मैंने आपको फार्मूला याद करवा रखा है, R = a√2/4 करा रखा है ना बेटे। तो यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें निकालना है a। तो बेटे a का फार्मूला क्या बनेगा बताओ। a का फार्मूला बनेगा R × 4/√2। ठीक है, तो यही कर रहा मैं नीचे। R की वैल्यू बताओ कितनी है, 125 पिकोमीटर। 4 से इसे गुणा करना है और √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लियो आप, ऊपर भी और नीचे भी। ये हो गया 2 2 दूनी 4, बस इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी। 125 यहाँ कर दूं, 125 × 2 और √2 की वैल्यू 1.414। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तीनों का तो ये आ जाएगा 353.5 353.5, या इसे लगभग बराबर कह दो आप 354 पिकोमीटर। एक तो आंसर ही आ गया आपका 354 पिकोमीटर। फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं बेटे, यहां से कर दूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमारे से पूछा है कि 1 घन सेंटीमीटर में यूनिट सेल बताओ कितनी है। बेटे 1 घन सेंटीमीटर, पर यहाँ हमारे पास आया ये पिकोमीटर। क्या आया बेटे, यहाँ पिकोमीटर आया। तो आप एक काम कर लो ना, इसे आप इसे लिख लो 1 × 10 की घात कितनी हो जाएगी, 10 की घात 30 पिकोमीटर क्यूब। हमने इसे पिकोमीटर क्यूब में बदल लिया। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हमने पिकोमीटर में बदल लिया, क्योंकि यदि क्यूब ना होता तो मैं 10 की घात 10 लिखता, पर क्यूब है तो 10 की घात 30। इसमें यूनिट सेल बतानी है आपको, में एकक कोष्ठिकाएं। तो इसमें एकक कोष्ठिकाएं बताने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कुल आयतन तो जिसमें बतानी हो तो लिखो ऊपर, और बटे में लिखो 1 यूनिट सेल का आयतन, जैसे आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते हो, कक्षा 10 में भी आपने करे हैं। कुल आयतन हमारे पास कितना है बेटे, कुल आयतन है हमारे पास ये 1 × 10 की घात 3, और 1 यूनिट सेल का आयतन कैसे निकलेगा, ये उसकी भुजा है 354 पिकोमीटर। तो 354 पिकोमीटर हमने निकालना था, इसका हमें करना पड़ेगा आयतन निकालना, तो क्यूब। ऊपर तो है 1 × 10 की घात 30 और नीचे बेटे 354 का आपको करना पड़ेगा क्यूब। ये आ जाएगा 44 36 18 64, 44 36 18 64, और दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ लगा दियो। ये हो जाएगा 1 × 10 की घात 30 बटे क्या लिखूं, 4.43 लिख दूं, 4.44 लिखो, क्योंकि यहाँ तक राउंडिंग मारोगे तो ये अंक जो छोड़ रहे हो 5 से बड़ा है ना। 4.44 × 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7, और ऊपर जाके घात कितनी हो जाएगी, माइनस के 7 हो जाएगी। तो ये बचेगा हमारे पास 1/4.44
गुणा 10 की घात 30 तो ये है, और ये माइनस की 7 हो जाएगी। तो एक को जब आप 4.44 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 0.225, ये आ गया 0.225 गुणा 10 की घात कितनी आ जाएगी, 30 में से 7 गए 23, और इस डेसिमल को यहाँ लगा देना। आपको पता है कि दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए जरूर, तो ये आ जाएगा 2.25 गुणा 10 की घात, बताओ कितनी लिखूं, यहाँ कितनी लिखूं, 22। ये आंसर है आपका 2.25 गुणा 10 की घात 22 यूनिट सेल प्रेजेंट होंगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटे, अभ्यास का कौन सा क्वेश्चन है, अभ्यास का क्वेश्चन है 25वां। इन्होंने कहा कि यदि NaCl को SrCl2 के 10 की घात -3 मोल प्रतिशत से डोपित किया गया, तो इन्होंने हमें SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड के बारे में परसेंटेज दी। 10 की घात कितनी दी बेटे, -3 मोल परसेंटेज, ठीक है, यानी कि 100 मोल में से इतने मोल में SrCl2 है। फिर क्या कह रहे हैं, से डोपित किया जाए तो धन आयनों की रिक्तियों की सांद्रण क्या है, धन आयनों के रिक्तियों का सांद्रण। तो रिक्तियों का सांद्रण बताना है कि रिक्तियां कितनी परसेंट होंगी, ये चीज बतानी है आपको कि कितने परसेंट, क्या परसेंटेज, क्या कितनी रिक्तियां होंगी, ये बताना है, हमें बताना है बेटे रिक्तियां कितनी बनेंगी। अब आपको जब मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, तो एक बात पढ़ाई थी कि यदि एक Sr डबल पॉजिटिव आयन आएगा, मान लो एक आ गया आयन Sr डबल पॉजिटिव, तो बेटे कितने, 2 Na पॉजिटिव आयन को हटाएगा ना, ठीक है, कितने हटेंगे, 2 Na पॉजिटिव आयन हटेंगे, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 है, इसकी 1 है, और 2 में से एक की जगह तो ये खुद ही बैठेगा और एक जगह हो जाएगी खाली, तो इसलिए रिक्ति कितनी बनेगी, एक रिक्ति बनेगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जितने Sr डबल पॉजिटिव आयन आएंगे उतनी ही क्या बनेंगी, रिक्तियां बनेंगी। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं 100 मोल में रिक्तियां, 100 मोल में रिक्तियां, क्यों 100 मैंने इसलिए लिए क्योंकि परसेंटेज है यहाँ, है ना परसेंटेज, और परसेंटेज किस में देखी जाती है, 100 में। तो बेटे इन्होंने कहा 100 मोल में रिक्तियां, हम बताओ कितनी लिखेंगे, परसेंटेज है तो 10 की घात -3 लिखेंगे, 100 मोल में इतनी रिक्तियां हैं, तो बताइए जरा 1 मोल में कितनी रिक्ति होंगी, 1 मोल में रिक्ति होंगी, आप 10 की घात -3 को 100 से भाग कर दो, ये 10 की घात 2 ही तो है, और 10 की घात 2 है तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, 10 की घात -2 हो जाएगी, ये आ जाएगी 10 की घात -5। 1 मोल में रिक्तियां हमारे पास 10 की घात -5 मोल होंगी, ठीक है। तो 1 मोल में रिक्तियां हुई 10 की घात -5 मोल, बस ये आंसर है। आप ऐसे लिख सकते हो कुल रिक्तियां यदि आपको दिखानी है तो 10 की घात 5, और मोल आपको पता ही है 6.022 गुणा 10 की घात 23, तो कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 6.022 गुणा 10 की घात 23, तो है प्लस की और 5 है माइनस की, तो 23 में से हमें 5 घटाने कितने आ जाएंगे, 18। 6.022 गुणा 10 की घात 18 रिक्तियां, इतनी रिक्तियां बनेंगी और इतने ही Sr डबल पॉजिटिव आयन एंट्री मारेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो मुझे उम्मीद है कि आज के न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी के थे वे आपके समझ में आए होंगे। बेटे मैंने एनसीईआरटी का एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा है, चाहे वो उदाहरण हो, चाहे वो पाठ्य निहित में हो, और या फिर वो हो अभ्यास में, ठीक है बच्चों। बस प्ले लिस्ट में जाके अपनी पढ़ाई किया करो और मेहनत करते रहो, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं उतना आपके लिए करूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।